हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों स्टार्ट करते हैं जीटीएस का डिस्कशन। बॉटनी का कंप्लीट कोर्स सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 1, सिस्टमैटिक्स डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1, एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, नंबर 2, morphological and reproductive relationship between organism, नंबर 3, evolutionary relationships between organism। ठीक है, सबसे मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का। बेटा सिस्टमैटिक में हम टैक्सोनॉमी के साथ में फाइलोजिनी प्लस करते हैं, तो फाइलोजिनी जोड़ दोगे यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जोड़ दोगे तो हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म या एंसेस्टर्स के साथ उनके इवोल्यूशन के रिलेशनशिप की स्टडीज़ को वाला ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजिकल इनकी बात नहीं करनी है, ये सब तो टैक्सोनॉमी के अंदर ही इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, तो बेस्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट है रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल ठीक है, रिप्रोडक्शन को डेफिनेट क्राइटेरिया नहीं मान सकते। ठीक है, नंबर 2 बी स्टेटमेंट है नो फ्री लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ, ये भी ठीक है। सी स्टेटमेंट है सेल्फ कॉन्शियसनेस is a defining living property of all organism, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑल ऑर्गेनिज्म नहीं, ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए बात बताई गई है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी ठीक है। इन्होंने रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा, ऑप्शन नंबर 3 ओनली सी इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 3, द मेंबर दैट कंटेन एक्सोजीनस मियोस्पोर। बच्चों एक्सोजीनस भी पूछा और मियोसिस से बने हुए स्पोर की बात की, यानी बेसिकली ये सेक्सुअल स्पोर में एक्सोजीनस जो फॉर्म होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। फंजाई के केस में बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनस होते हैं, तो आप यहाँ पे बेसिडियोमाइसीटीज के मेंबर्स की बात कंटेन कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 में है एल्ब्यूगो राइजोपस म्यूकर, ये तो फाइकोमाइसिटीज की मेंबर हो गए, इनको नहीं लिखना है। नंबर 2 में है अगैरिकस अस्टिलागोपक्सिनिया, तीनों ही बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर, सही ऑप्शन है। थर्ड में है अगैरिकस के साथ राइजोपस, गलत बात हो गई। फोर्थ में है ऑल्टरनेरिया यानी कि ड्यूटीरोमाइसिटीज, ये भी गलत हो जाएगा, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 4, Which of the following statement is correct? A है माइकोप्लाज्मा हैज नो सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती, ये सही स्टेटमेंट है। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगेन सही स्टेटमेंट है। माइकोप्लाज्मा कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, गलत। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो ये तो रॉन्ग हो गया। फिर है माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये भी ठीक है। ट्रू सेक्चुअलिटी इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया, बेटा ये भी बिल्कुल ठीक है। सॉर्ट ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, ट्रू सेक्चुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहना है। ठीक है, बैक्टीरिया के लिए ये बात भी ठीक है। अब इन्होंने पूछा करेक्ट कौन से हैं, तो ए बी डी एंड ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 5, विच इज फंजीसाइड, आप कहेंगे बोल्डो मिक्सचर, ये बात आपने लिखी भी हुई है, आपने 4 ऑप्शंस में से करेक्ट किया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रिट्रोवायरस। ठीक है, नंबर 1, रिट्रोवायरसेस कैरी जीन फॉर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल ठीक है। रिट्रो है बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो कर रहा है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, पहले तो डीएनए फॉर्म करेगा। फिर है द जेनेटिक मटेरियल इन मैच्योर रिट्रोवायरस इज आरएनए, ये बात भी ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, उससे बनता है डीएनए। अब लिखा रिट्रोवायरस कैन कॉजेटिव एजेंट फॉर सर्टेन काइंड ऑफ कैंसर इन मैन, ये भी ठीक है, एड्स वायरस रिट्रोवायरस ही तो होता है। फिर लिखा डीएनए इज नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ रिट्रोवायरस, रॉन्ग है। ऑल्दो आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन आरएनए से पहले बनता है डीएनए,
फिर सेंट्रल डोग्मा कंप्लीट किया जाता है। तो आप यहाँ पे फोर्थ को इनकरेक्ट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नंबर 1, यीस्ट इज यूनिसेलुलर यूजफुल इन फर्मेंटेशन, बिल्कुल ठीक। नंबर 2, पेनिसिलियम इज मल्टीसेल्युलर प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, ये भी ठीक है। नंबर 3, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, बिल्कुल ठीक, ठीक है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, रॉन्ग, इनका तो एस्कोकार्प ईडेबल होता है, तो आप इसे गलत कह रहे हैं। 7th का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन 8, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर जिम्नोस्पर्म फ्रॉम बिलो। ए पॉइंट लिखा है, जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज्ड ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। बच्चे हर्ब नहीं होते, श्रब होते हैं, ट्रीज होते हैं, मीडियम साइज और टॉल ट्रीज दोनों होते हैं, बस हर्ब नहीं होते जिम्नोस्पर्म की लाइफ फॉर्म में, ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है। जाइंट रेडवुड ट्री सिक्यूआ इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसी, ये भी ठीक है। सी है, द रूट्स आर जनरली एडवेंटिशियस रूट्स। बच्चे इतने बड़े ट्री होंगे तो एडवेंटिशियस रूट्स थोड़ी ना सपोर्ट कर पाएंगी, तो यहाँ तो टैप रूट होगी, गलत है ये। रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, ये भी ठीक है। फिर है, द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड, पूरे जिम्नोस्पर्म में ये वाली बात भी सही पड़ती है। तो आप इनकरेक्ट बात, रॉन्ग स्टेटमेंट पता करा रहे हैं, तो आप आंसर देंगे ओनली सी इज रॉन्ग, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम। सिर्फ डायग्राम आइडेंटिफाई करने हैं। देखिए, मार्केंशिया से जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकलती है और उसके ऊपर जब सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं तो वो लोब्स में होते हैं, आप उसे एंथरीडियोफोर आर्किगोनियोफोर के लोब्स भी कहते हैं। देखिए बेटे, याद कैसे रखना है, मार्केंशिया के थैलस से ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुई, ठीक है, इसके ऊपर प्रेजेंट होगी एक डिस्क और लोब, 8 लोब्स वाले स्ट्रक्चर होती हैं। बेटा अगर ये लोब डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग दिखाई देने वाले हैं, तो ये कंटेन करता है आर्कीगोनिया। इन लोब्स के अंदर बनते हैं आर्कीगोनिया। सेक्स ऑर्गन 2 होते हैं ना, आर्कीगोनिया एंथरीडिया, यहाँ बनेंगे आर्कीगोनिया। तो आप इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को नाम देते हो आर्कीगोनियोफोर और इस थैलस को बोलते हो फीमेल थैलस, ठीक है। लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर जॉइंट या यूनाइटेड से लोब्स जैसी दिख रही है, देखिए अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ हुई, जिसके पास एक ये डिस्क है और उसके बाद लोब्स यूनाइटेड से हैं, ऑल्दो ये लोब भी 8 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होते हैं, ठीक है, लेकिन ये यूनाइटेड होते हैं। तो आप बहुत बड़ी निशानी रखते हो, लोब्स आर डिस्टिंक्ट और लोब्स आर यूनाइटेड। जिसमें यूनाइटेड होंगे उसे कहना है आर एंथरीडियो। फोर, ठीक है बेटा, इन लोब्स में बनेंगे एंथरीडिया और इस थैलस को बोलेंगे मेल थैलस। ये बात भी समझ आ गई। चलो पहचान लेते हैं। पहले वाले में डिस्टिंक्ट लग रहे हैं, यानी कि फीमेल मार्केंशिया है, दूसरे वाले में मेल मार्केंशिया है, तीसरा डायग्राम फ्यूनेरिया मॉस का है और फोर्थ डायग्राम स्वेग्नम का है, ठीक है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। स्वेग्नम को ना आप पीट मॉस, बॉग मॉस भी बोलते हो, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे टर्म लिख दिया है। चलिए क्वेश्चन 10, इन कारा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ऑन डिफरेंट प्लांट्स। गलत है बेटे, कारा में तो सेम प्लांट पर ही
न्यूक्यूल ग्लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड ऑप्शन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर ऑन सेम प्लांट सही है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर एब्सेंट गलत हो जाएगा। फिर है लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक, ये बात भी सही नहीं है। तो कारा के लिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 11, रेड स्नो इज कॉज्ड बाय क्लेमाइडोमोनास निवेलिस दैट बिलोंग टू प्रोटिस्टा किंगडम। बच्चे दिमाग में रखना, क्लेमाइडोमोनास है तो एल्गी, ठीक है, लेकिन 5 किंगडम में से किसमें प्लेस करना है, क्लासीफाई कहाँ करना है, 5 किंगडम में से कहाँ रखा गया, तो क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है तो इसे रखना है प्रोटिस्टा किंगडम में। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरे वाले में लिखा निवेलिस दैट बिलोंग टू किंगडम मोनेरा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर लिखा गोन्यूलेक्स निवेलिस, ये तो होता ही नहीं है। रेड स्नो कॉज होता है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस के थ्रू, ठीक है, तो आप सही आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया आर considered to represent a significant step towards evolution of seed habit, ठीक है। एक्चुअली हेटेरोस्पोरस होते हैं ना, और वो कुछ टाइम पीरियड तक के लिए गैमीटोफाइट को, फीमेल गैमीटोफाइट को स्पोरोफाइट में कंटेन भी करते हैं, इसीलिए बोला गया कि सीड हैबिट के प्रिकर्सर हैं। बच्चों अगर ऑलवेज प्रेजेंट होता तब तो वहाँ पर सीड ही बन जाता। फीमेल गैमीटोफाइट अगर स्पोरोफाइट में ही रह जाता हमेशा के लिए तब तो सीड ही फॉर्म हो जाता, लेकिन ये कुछ टाइम पीरियड तक के लिए कीप करते हैं, उसके बाद वो शेड ऑफ हो जाता है, तो बोला गया ये प्रिकर्सर है सीड हैबिट के, ठीक है। अब इनमें से कौन सा सबसे करेक्ट रीज़न होगा, तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, मेगास्पोर पजेस एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो सराउंडेड बाय सीड कोट, कोई रिलेशन नहीं है इस बात का। सेकंड है एम्ब्रियो डेवलप्स इन फीमेल गैमेटोफाइट विच रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, बिल्कुल ठीक रीज़न, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फिर थर्ड, फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री गेट्स डिस्पर्स ही हो रहा है सीड के जैसा, रिलेटेड ही नहीं है। फिर फीमेल गैमेटोफाइट लैक्स आर्किगोनिया, ये बात भी गलत है, तो आंसर सही है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नंबर 1, अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलेरियम एंड ग्रेसिलेरिया, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट। लेमिनेरिया सरगासम आर यूज्ड एज फूड, ये भी ठीक है बेटा। 70 स्पीसीज ईडेबल भी होती हैं, ठीक है, मराइन एल्गी की, तो ये दोनों भी ईडेबल बोलोगे। एल्गी इंक्रीजेज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट, ये बात भी ठीक है बेटा। जो वाटर के या एक्वेटिक एल्गी होते हैं वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज करते हैं, ये बात भी ठीक। Algin is obtained from red algae and carrageenan from brown algae. Actually carrageenan और ये मिलते हैं कॉन्ड्रस मॉस से, ठीक है, carrageenan ये मिलता है रेड एल्गी से और एल्जिन ये मिलता है ब्राउन एल्गी से, तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन करेक्ट मैच। 1, एग्रीगेट फ्रूट प्लम पीच रोज, गलत है बेटे, ठीक है, एग्रीगेट फ्रूट नहीं है। मोनो अडेल्फस पी, ये भी गलत है, डाई अडेल्फस होता है। परसिस्टेंस एप्पल ग्वावा कुकुम्बर, ओके बेटा, यहाँ पे होएगा वो रस्पबेरी में, ग्वावा में, ठीक है, पोमीग्रेनेट में, इसमें वो परसिस्टेंट रहते हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर पॉली अडेल्फस सिट्रस, ये बिल्कुल करेक्ट मैच है। मोनो अडेल्फस बोलोगे मालवेसी के लिए, चाइना रोज के लिए। डाई एडेल्फस बोलोगे फैबेसी के लिए, मटर के लिए, और पॉली एडेल्फस बोलोगे सिट्रस के लिए, तो ये सही मैच है फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द मिसमैच्ड ग्रुप अमंग दीस, ठीक है, 4 आपने यहाँ पे देखे हैं फ्लोरल फॉर्मूलास, उसके आगे कुछ मेंबर्स के नाम या ग्रुप के नाम लिखे हैं। देखिए फर्स्ट वाला फ्लोरल फार्मूला है फैबेसी फैमिली का और उसी का मेंबर लिखा है इंडिगोफेरा, तो ये तो मिसमैच नहीं हुआ, ठीक है, मैच है ये तो।
फिर सेकंड वाला जो हमने ड्रॉ किया है वो लिखा है सोलेनेसी का फ्लोरल फॉर्मूला, और उसके आगे लिख दिया मस्टर्ड। मस्टर्ड तो होता है ब्रेसिकेसी फैमिली का, ये गलत मिसमैच हो गया, मैच रॉन्ग है, आंसर ये वाला है। थर्ड देखिए, जो फॉर्मूला है वो लिखा है ब्रेसिकेसी फैमिली का, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, और आगे मैच किया है ब्रेसिका ओलिरेसिया के साथ, कैबेज के साथ, बिल्कुल ठीक है। फोर्थ है, फॉर्मूला लिखा है लिलिएसी फैमिली का, मैच किया है ट्यूलिप के साथ, ये बात भी ठीक है। तो मिसमैच पूछा गया, आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? नंबर 1, इन मस्टर्ड एंड टोमेटो एपोकार्पस कार्पल इज प्रेजेंट। एक्चुअली एपोकार्पस बोल रहे हो, इसका मतलब कि जो कार्पल की ओवरी है वो अलग अलग है, ओवरी स्टाइलिस्टिग्मा ओवरी एक कार्पल को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे एपोकार्पस कंडीशन का मतलब फ्री है, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा। जो ये सोलेनेसी फैमिली होगी ना बच्चा, इसमें भी दो जो वो होंगे कार्पल होंगे, इनको आप सिन कार्पस कंडीशन में देखते हो, यहाँ पे एपोकार्पस रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है मार्जिनल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट इन पी, ये तो सही है। थर्ड है एक्साइल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट इन चाइना रोज टोमेटो एंड लेमन, ये भी ठीक है बेटे, चाइना रोज टोमेटो लेमन तीनों ही एक्साइल शो कर रहे हैं। इन पेराइटल प्रेजेंटेशन द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट, ये बात भी ठीक लिखी है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा, आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 17, बच्चों ये तीनों ही ना एनसीईआरटी के डायग्राम दिखाए गए हैं, आप देखते ही पहचानिए। पहला वाला जो है वो फैबेसी फैमिली का है, ठीक है, डाइएडल्फस कंडीशन उसका करेक्टरिस्टिक हो गया। सेकंड वाला लिलिएसी फैमिली का, अनियन फैमिली का दिखाया गया है, एपिटिपेलस उसका करेक्टरिस्टिक हो गया। थर्ड वाला सोलेनेसी का दिखाया गया है, जिसके अंदर एपिपिटेलस कंडीशन प्रेजेंट होगी। तो सही स्टेटमेंट बनेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 18, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर अमंग दिस। नंबर 1 पंपकिन मैच किया है लीफ टेंड्रिल के साथ, यही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, पंपकिन में तो स्टेम टेंड्रिल मिलते हैं, ये गलत है। फिर लिखा जमीन कंद, दैट इज कॉर्न के साथ, बिल्कुल ठीक है। डहलिया एडवेंटिशियस रूट्स के साथ, ये भी ठीक है। टर्मरिक राइजोम के साथ, ये बात भी ठीक है, ठीक है। तो इनकरेक्ट बात पूछी, मिसमैच पेयर पूछा, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, मैच द करेक्ट करेक्टर्स। एक्चुअली कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है, ठीक है। कॉलम 1 है करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। देखो कॉलम 2 में ना सिर्फ 2 ही चीज़ें लिखी हैं, वेसल और ट्रैकीट, तो आप ये मैच करते जाओ, देखते चले जाओ कि क्या ये वेसल का करेक्टर है कि नहीं, या ट्रैकीट का है कि नहीं, ठीक है। आप देखो करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, ये तो सिर्फ वेसल के लिए बोला जाता है ना बच्चा, तो ये तो सिर्फ ए के साथ मैच होगा। फिर लिखा मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल। एक्चुअली ये कॉमन वॉल वाला स्टेटमेंट भी ना वेसल के लिए एग्जैक्ट होगा, ठीक है, तो इसको भी आप ए के साथ मैच करो। दे आर डेड, ये तो दोनों के साथ ही होगा, ए और बी दोनों के साथ ही डेड टिश्यू ही माने जाते हैं ये दोनों। फिर लिखा दी सेल वॉल आर लिग्निफाइड, बच्चों ये भी दोनों का करेक्टरिस्टिक है, वेसल का भी ट्रैकीट का भी। फिर लिखा लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक्चुअली ये सिर्फ वेसल के लिए सही है, ठीक है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। फिर लिखा इलोंगेटेड सेल विद टेपरिंग एंड, ये सिर्फ ट्रैकीट के लिए सही है, तो आप सही सही मैच करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 20, अ बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल मीन्स। बाइकोलेटरल वो होता है जिसमें 2 साइड पर, यहां पे होता है ये कैम्बियम, ठीक है, 2 होते हैं बेटा कैम्बियम, फाइन।
इसके सेंटर में यहां पर मिलेगा जाइलम टिश्यू और यहां पर भी फ्लोएम, ये भी फ्लोएम, ये आउटर फ्लोएम, ये इनर फ्लोएम, ठीक है, आउटर कैम्बियम, इनर कैम्बियम, और सेंटर में मिलता है जाइलम टिश्यू, इसे कहेंगे बाइकोलेटरल बंडल। चलिए अब इसको ऑप्शन में देखते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज्ड ऑल्टरनेटली, ये बात नहीं। जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम, फ्लोएम सराउंडेड बाय जाइलम। बच्चे ये जो चीज़ होती है ना, ये कंसेंट्रिक के लिए बोली जाती है, ठीक है, कंसेंट्रिक के अंदर सराउंडेड वाली बात आएगी, इस पे नहीं। फोर्थ ऑप्शन है फ्लोएम सिचुएटेड ऑन बोथ आउटर एंड इनर साइड ऑफ जाइलम, आउटर एंड इनर साइड ऑफ जाइलम, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, when water enters into a cell what happens to its OP, TP and DPD। बच्चों जब वाटर एंटर होगा तो टीपी तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ओपी और डीपीडी की वैल्यू लेसर होती चली जाएगी। तो आंसर क्या दोगे? ओपी एंड डीपीडी डिक्रीज बट टीपी टर्गर प्रेशर इंक्रीजेस। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 22, राइट सीक्वेंस फॉर इम्बिबिशन इज, ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखना बेटा, सबसे ज्यादा फाइकोकोलॉइड, ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट होगा, इससे कम होगा प्रोटीन्स में, इससे कम होगा स्टार्च में, और इससे कम होगा सेल्यूलोज में, ठीक है, सबसे हाईएस्ट फाइकोकोलॉइड्स होते हैं। अब इन्होंने ना फाइकोकोलॉइड की जगह अगार अगार दे दिया है, तो अगार अगार फाइकोकोलॉइड ही तो होता है जो वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे अगार अगार, फिर लिखोगे, अब इन्होंने प्रोटीन की बात की तो प्रोटीन लिखोगे, स्टार्च नहीं दिया है, सीधा सेल्यूलोज की बात कर दी, तो आप सबसे आगे मतलब सेल्यूलोज से आगे रखोगे प्रोटीन को, फिर रखोगे सेल्यूलोज को। सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 3। Question 23, the disease related with deficiency of molybdenum, ठीक है, MO, तो पहला है whip tail disease of cauliflower, बहुत याद रखने वाला आंसर, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, एक बार मैं बाकी भी दिखा देती हूँ आपको। लिटिल लीफ डिसीज, ये होती है जिंक की डेफिशिएंसी से। फिर लिखा है रिक्लेमेशन डिसीज ऑफ सीरियल, ये होती है कॉपर की डेफिशिएंसी से। फिर लिखा है ब्राउन हार्ट डिसीज, ये होती है, ये टर्निप की डिसीज है बेटा, ये बोरोन की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है, लेकिन मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी विपटेल डिसीज, ध्यान रखना हमें। क्वेश्चन नंबर 24, photosynthesis in C4 plant is relatively less limited by atmospheric CO2 level because number 1 है 4 carbon acids are the primary initial CO2 fixation compound। अगर 3 होता या 4 होता ये तो एफिशिएंसी को डिनोट करता है, ये बात सही नहीं है, रीज़न सही नहीं है इसका, ठीक है। फिर लिखा द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज मीडिएटेड वाया PEP कार्बोक्सिलेज। एक्चुअली जो रुबिस्को होता है वो उसकी प्रेजेंस ही नहीं होती मीजोफिल टिश्यू में, वो तो प्रेजेंस होगा बंडल शीथ सेल में। तो फिर यहाँ पर प्राइमरी CO2 फिक्सेशन जो मीजोफिल टिश्यू में कर रहा है वो होता है पेप कार्बोक्सिलेज, पेप केस। तो आपको यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट तो सही कहना है। थर्ड लिखा है effective pumping of CO2 from atmosphere into bundle sheath। एटमॉस्फेयर भी तो बंडल शीथ में आता ही नहीं है, पंपिंग जो होती है वो मीजोफिल टिश्यू में होती है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। रुबिस्को इन C4 प्लांट हैज़ हायर एफिनिटी फॉर CO2, ये भी कोई सही रीज़न नहीं है। तो आपको करेक्ट बात कहनी है तो आप लिखेंगे रीज़न देना है, बिकॉज पूछा है तो आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर 2। Question 25, oxidative phosphorylation is number 1 addition of phosphate group to ATP। एक्चुअली ATP बनता तो है लेकिन ऑक्सीडेटिव तब कहना है जब NADH2 और FADH2 इनके
ब्रेकडाउन से जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की चेन ग्रो होती है और प्रोटॉन पंप डेवलप होता है, उसके थ्रू H+ वो इसके थ्रू ATP फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोला जाएगा। फर्स्ट वाली एग्जैक्ट बात नहीं बताता। सेकंड स्टेटमेंट, फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन, ये बिल्कुल ठीक है बच्चों। NaDH को आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो NAD+ में, आप हाइड्रोजन का रिमूवल कर रहे हो ना तो ऑक्सीडेशन बोलोगे, ऑक्सीजन को जोड़ रहे हो तो भी ऑक्सीडेशन बोलोगे, हाइड्रोजन को जोड़ रहे हो तो रिडक्शन बोलोगे। ठीक है, ऑक्सीजन को निकाल रहे हो तो भी रिडक्शन बोलोगे। बात समझ आ गया। अब NaDH का ऑक्सीडेशन होता है, सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, उसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन रन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रन होते हैं, उसके थ्रू प्रोटॉन पंपिंग फॉर्म होना और ATP का फॉर्मेशन होना, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फॉर्म फॉर अ सबस्ट्रेट टू ADP, ये भी पहले वाले को ही डिनोट कर रहा है, कोई सही बात नहीं। ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन ATP, ठीक है, ये भी कुछ मतलब नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 26, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? ए है, चार्ल्स डार्विन and his son Francis Darwin observed that the coleoptile of canary grass shows bending towards unilateral light source। एक्चुअली वो जो कैनेरी ग्रास का कोलियोप्टाइल था ना, इन्होंने जिस डायरेक्शन से सनलाइट दी थी उस डायरेक्शन में बेंडिंग दिखा रहा था। चार्ल्स डार्विन का यही एक्सपेरिमेंट था, तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑक्सिन वॉज आइसोलेटेड बाय FW वेंट फ्रॉम टिप ऑफ ओट प्लांट। बेटा आइसोलेशन का क्रेडिट FW वेंट को नहीं जाता है, डिस्कवरी FW वेंट ने की, ये क्रेडिट देना है, आइसोलेशन का नहीं। आइसोलेशन का तो कॉग एंड हागन स्मिथ को देना होता है, जिन्होंने ह्यूमन यूरिन से वो 3 टाइप ऑफ ऑक्सिन को आइसोलेट किया था। डिस्कवरी किसने की, उसका क्रेडिट वेंट को जाता है, तो यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर आया स्कूग एंड मिलर आइडेंटिफाइड द एंड क्रिस्टलाइज एब्सिसिक एसिड। बच्चों ये स्कूग और मिलर वाला तो साइटोकाइनिन से रिलेटेड है, ये गलत हो गया। फिर है इनहिबिटर बी एप्सिजिन 2 और डॉर्मिन वॉज केमिकली आइडेंटिकल एंड नेम्ड काइनेटिन। एक्चुअली ये एब्सिसिक एसिड के फॉर्म है, ठीक है, ये काइनेटिन नहीं, काइनेटिन साइटोकाइनिन हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर लिखा रिलीज ऑफ इथाइलिन फ्रॉम राइपन्ड ऑरेंज हास्टन द राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड अनराइपन बनाना, ये भी ठीक है। बच्चों एक फ्रूट से जो रिलीज हो रही है गैसियस इनहिबिटर या प्रमोटर आप बोलिए, वो करता क्या है कि रेस्पिरेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, इसलिए यहाँ पर राइपनिंग को प्रमोट किया जा रहा है। तो आप कहेंगे ये स्टेटमेंट सही। हाउ मैनी पूछे हैं तो ए और ई यानी कि 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन 27, इन गिवन फिगर 2 लीव्स A and B are drawn that are in different size। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट भी तो आपको आता है, NCERT ने लिखा हुआ है ना। एब्सोल्यूट ग्रोथ तो दोनों में ही सिमिलर होगी क्योंकि 5 सेंटीमीटर ही ग्रो हो रही है, एक्चुअल ग्रोथ तो 5 सेंटीमीटर ही है, लेकिन जो रिलेटिव ग्रोथ होती है वो ग्रोथ एट गिवन टाइम ओवर मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ एट इनिशियल टाइम पीरियड, ये भी होता है। तो अगर आप 10/5 करते हो, जितनी वैल्यू आती है वो 55/50 करने से बहुत ज़्यादा होती है, तो आप कहेंगे रिलेटिव ग्रोथ तो ए लीफ की बहुत ज़्यादा है, मच फास्टर है। ठीक है, इन्होंने पूछा हायर रिलेटिव ग्रोथ, तो आराम से बोलिए लीफ ए, ऑप्शन 1 इज आंसर। क्वेश्चन 28, सेलेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट फॉर पॉलन ग्रेन। ठीक है, नंबर 1,
द pollen grains represent the male gametophyte, ये बात भी ठीक है. सेकेंड है इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, ये भी ठीक है. एक्साइन इंटाइन दो होती हैं. फिर लिखा द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर, ये भी ठीक है. फोर्थ है pollen grains आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन. बच्चे ये गलत हो जाएगा. एक्साइन की वजह से वेल प्रिजर्व्ड है, इंटाइन की वजह से नहीं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग. इनकरेक्ट पूछा है तो आप बोलिए फोर्थ. क्वेश्चन 29. विच स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर ब्रीडिंग डिवाइसेस एंड फॉर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है, एंड डिवाइसेस प्रिवेंटिंग ऑटोगेमी. कहने का मतलब जो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने दे रहे, ठीक है. नंबर 1 है पॉलन, अच्छा उसके लिए रॉन्ग लिखना है. इसका मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कौन प्रमोट करता है उसकी बात करनी है, ठीक है. नंबर 1 pollen release and stigma receptivity are synchronized. बच्चों ये अगर सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, दोनों ही सेम टाइम पीरियड पर मैच्योर होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट होगा ना, आउट ब्रीडिंग को तो रोका जाएगा, तो ये बात सही है. दूसरा है एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड इन द सेम फ्लावर. इसका मतलब हम ये बाइसेक्चुअल फ्लावर की बात कर रहे हैं. बाइसेक्चुअलिटी भी तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए को प्रिवेंट करती है, ठीक है. फिर लिखा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये गलत है. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है. फोर्थ है बोथ 1 and 2, तो सीधा आंसर देंगे बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज अकर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ टायरोसिनेज एंजाइम, ठीक है. आंसर होगा एल्बिनिज्म. एल्बिनिज्म होती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ टायरोसिनेज. फाइन, आंसर है ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन 31. In the F2 generation of Mendelian dihybrid cross, the number of phenotypic and genotypes, कितने फिनोटाइप बनते हैं, कितने जीनोटाइप बनते हैं, सीधी सी बात ये पूछी है, ठीक है. आपको पता है 9:3:3:1, ये तो फिनोटिपिक रेशो होता है, तो आप कितने बोलोगे 4 फिनोटाइप को. और जीनोटाइप कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 1:2:1:2:4:2:1:1, ठीक है. टोटल इतने बनते हैं, आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल जीनोटाइप बोलना है 9. 16 नहीं, गैमीट का नंबर नहीं पूछा है, ठीक है. सिर्फ आपसे फिनोटाइप और जीनोटाइप के नंबर पूछ रहे हैं, तो फिनोटाइप का लिखना है 4, जीनोटाइप के लिखने हैं 9. आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन 32. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस वुड हैव 1:1:1:1 रेशो. इसका मतलब 4 बार 1, ये तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशो है. अब इसमें से चूज कर लीजिए किसमें डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस दिख रहा है. पहले वाले में एक टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है बेटा F1 प्रोजेनी को रिसेसिव के साथ क्रॉस. पहले वाले में F1 हाइब्रिड तो है ही नहीं, गलत हो गया. सेकंड वाला भी F1 हाइब्रिड नहीं है. थर्ड वाला मोनो हाइब्रिड है, मोनो हाइब्रिड का रेशो 4 बार 1 नहीं आएगा. और फोर्थ वाला बिल्कुल ठीक है, F1 हाइब्रिड है, उसको हमने रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस दिखाया है, बिल्कुल ठीक. आंसर हो गया 4. क्वेश्चन 33. डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ DNA अकर इन 1 स्ट्रैंड. बिकॉज ये डिसकंटिन्यूअस होने का रीज़न ही यही है कि जो एंजाइम है DNA पॉलीमरेज, वो सिर्फ और सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही रन कर सकता है. यानी अगर हम 3 प्राइम के अगेंस्ट लगाते हैं एंजाइम को, DNA के 3 प्राइम स्ट्रैंड के अगेंस्ट, तब तो वो 5 प्राइम से 3 प्राइम रन कर जाएगा. लेकिन अगर 5 प्राइम स्ट्रैंड के अगेंस्ट एंजाइम लगाया जाता है, पॉलीमरेज लगाते हैं,
तो वो रन नहीं करता। इसलिए हमें डिसकंटिन्यूस पीछे से ओरी वाले रीजन से स्ट्रेंड्स बनते हुए दिख रहे हैं। रीज़न हो गया, डायरेक्शन उसका 5 से 3 ही रन होगा, एंजाइम का डायरेक्शन। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइजेस पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। क्वेश्चन 34, आरएनए प्राइमर इज रिमूव्ड बाय, ठीक है। एक्चुअली पहले हमें आरएनए प्राइमर बनाना पड़ता है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 1 यानी कॉर्नबर्ग एंजाइम का मेजर काम ही होता है प्राइमर को रिमूव करना और फिर उस जगह पर भी डीएनए फॉर्म कर देना। तो आंसर होगा DNAP1, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 35, Which of the following inhibit binding of amino acyl tRNA to ribosome? बच्चों ये याद करना, इम्पोर्टेंट सा स्टेटमेंट आपको कॉपी में भी लिखाया है। आंसर होगा टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसाइल tRNA टू राइबोसोम, इसको रोकता है, ठीक है। तो आप आंसर देंगे ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 36 बेटे। फॉर व्हाट पर्पस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस आर बीइंग यूज्ड फॉर अ डेज। एक्चुअली ये जो NPV है ना बच्चा, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। स्पीसीज स्पेसिफिक है तो पर्टिकुलर अपने ही जिसको भी ये इन्फेक्ट करता है सिर्फ उसी स्पीसीज को ही ये डैमेज कर पाएगा, उसी पर ग्रो कर पाएगा। तो होस्ट तो स्पेसिफिक हो गया ना। यहाँ पर हम इस स्पीसीज स्पेसिफिक को टर्म देते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। अगर एक बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी ऑर्गेनिज्म या एक केमिकल सो मैनी होस्ट पर ग्रो कर सकता है, सो मैनी होस्ट को डैमेज कर सकता है, तो आप उसे कहेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। अभी इसे कहना है स्पीसीज स्पेसिफिक है तो नैरो स्पेक्ट्रम है इंसेक्टिसाइडल। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, ठीक है। क्वेश्चन 37, मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ। देखो लेडी बर्ड बीटल को हम एफीड के साथ मैच करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ये 4th वाले कॉलम, 2nd कॉलम में 4th के साथ मैच कीजिए। बेसिलस thuringiensis, इसको आप 3rd के साथ मैच कीजिए। एक्चुअली ना ये बेसिलस thuringiensis से हम वो कॉटन की क्रॉप की बात कर रहे हैं। वो थूरिन जैसे बीटी कॉटन वाली बात आ गई ना बेटा, बीटी क्रॉप में आप कॉर्न बोरर के साथ मैच कर सकते हैं। फिर बैक्यूलोवायरसेस, इसे बॉलवर्म के साथ मैच कीजिए 1 के साथ। बीटी क्रॉप को भी बॉलवर्म के साथ कर सकते थे, लेकिन कॉर्न बोरर प्रेजेंट लिखा हुआ है तो आप इसके साथ मैच कर दीजिए। बैक्यूलोवायरसेस सिर्फ बॉलवर्म के साथ मैच हो सकता है, उसे आपने मैच किया। ट्राइकोडर्मा, ये तो रूट इकोसिस्टम का है पैथोजन, तो आप आराम से इसको नहीं, रूट पैथोजन के साथ, रूट इकोसिस्टम के बेस्ट बायो कंट्रोल एजेंट हैं, ठीक है। तो रूट के पैथोजन पर ये फीड कर लेते हैं, तो आपको इसको 5th के साथ मैच करना है। सही लाइन बन जाएगी, ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 38, स्टेटमेंट ए, लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। ये बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है। एक्सॉन जो होते हैं वो लेस देन 2% में होते हैं। स्टेटमेंट बी, रिपीटेड सीक्वेंसेस मेड अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। बेटा ये भी ठीक है, ये VNTR वगैरह जो होते हैं ना रिपीटेड सीक्वेंसेस, ये बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इवन इंट्रॉन रीजन में बहुत सारे हैं, तो आप क्या कहोगे, ये रिपीटेड सीक्वेंस तो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, ये भी ठीक है। तो सीधा आंसर दो, बोथ A and B स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन 1। क्वेश्चन 39, हु अमंग द फॉलोइंग was awarded the Nobel Prize for the development of PCR technique, ठीक है।
बच्चे ये पीसीआर तो कैरी मुलिस के साथ रिलेटेड, कैरी मुलिस ने डिस्कवर किया। आप आराम से थर्ड को मैच कीजिए। क्वेश्चन 40, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन टेबल। ई कोलाई को मैच कीजिए ह्यूमन इंसुलिन के साथ। एली लिली वाला एक्सपेरिमेंट याद आ गया, आप मैच कीजिए 4 के साथ। RNAi इसे मैच कीजिए निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट के साथ। फिर है क्राई 1AC एंड क्राई 2AB, इसे आप मैच कीजिए कॉटन बॉल वर्म के साथ 1 के साथ। फिर क्राई 1AB इसे कॉर्न बोरर के साथ मैच कीजिए। ठीक है, तो हो गया सेकंड के साथ मैच। सही स्टेटमेंट बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 41, प्रीडेटर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अ नेचुरल इकोसिस्टम बिकॉज दे, ठीक है, चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए है कीप्स या कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, बिल्कुल ठीक है, प्रीडेटर के लिए ये बात सही। हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये भी ठीक है। आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, बच्चों ये बात भी ठीक है प्रीडेटर के रिस्पेक्ट में। एक्ट एज कंडुइट फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉपिकल लेवल, ये भी ठीक है। तो 41 के लिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, ABCD चारों सही हैं। क्वेश्चन 42, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज, जब हम GPP में से रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो बनता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देख लेते हैं, 10% लेस देन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, नहीं कहना है। फिर कहना है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, ओके, ये भी नहीं कहना है बेटा, कंज्यूमर लिखा है, कंज्यूमर नहीं कहना है, ठीक है। फिर लिखा एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ एनर्जी, सही है। फिर लिखा अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये बात भी ठीक है। ये डेफिनेशन वाली लाइन लिख दी, तो सही बात हो जाएगी C और D, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 43, फिर वापस कॉलम 1 और कॉलम 2 का मैच आ गया है, ठीक है। देखिए इकोलॉजिस्ट और कंसेप्ट के साथ मैच करना है। रॉबर्ट में, इसे आप मैच कीजिए ग्लोबल स्पीसीज ये एस्टिमेशन के साथ, इन्होंने तो नंबर बताया था ना रॉबर्ट में ने, ये बात ठीक है। हमबोल्ट को आप मैच कीजिए स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के साथ, ठीक है, वो ग्राफ वाला CAZ वाला ग्राफ। फिर डेविड टिलमैन, इसे आप मैच कीजिए लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट के साथ। और पॉल एहरिश, इसको मैच कीजिए रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस के साथ। तो आपको यहाँ 3 के साथ मैच करना है। सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते जाइए। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट, pollution act came into force in 1981 but amended in 1987, सही है बेटा, 81 में बनाया गया था, 87 में अमेंडेड किए गए थे। फिर है कैल्शियम कॉज मिनामाटा डिसीज, बच्चों मरकरी कॉज करता है, ये तो रॉन्ग हो गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1980, बच्चों 1980 में नहीं था, 89 से इफेक्टिव हुआ था ये, ठीक है, 1989, ये गलत हो जाएगा। थर्मल वेस्ट वाटर एलिमिनेट और रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर, बच्चों ये ना फिश वगैरह को किल कर देता है ना, इसका मतलब थर्मल वेस्ट वाटर अगर हम किसी पॉन्ड में डाल रहे हैं तो वो रिड्यूस कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को जो हाई टेम्परेचर से सेंसिटिव हैं। फिश अक्सर किल हो जाती हैं, ये बात सही है। तो सही स्टेटमेंट पूछा है तो बोलिए A और D सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 45, गिवन बिलो इज फ्लो चार्ट शोइंग द इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज इन सम दिस, बच्चों ये NCERT से ही उठाया गया है, आपको ये डायग्राम भी याद करना है। देखिए फिश किल एंड A लिखा है, फिर क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म,
एक्चुअली आप जब बीओडी का अमाउंट बहुत ज़्यादा करते हैं, हाई करते हैं, तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन उतनी ही कम है, तो ये फिश वगैरह डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ए तो पॉइंट हो गया डिसअपियर का। लेकिन जैसे ही बीओडी कम हो गया, पॉल्यूशन कम हो गया, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पर फिश वगैरह रीअपियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बी पॉइंट होगा रीअपियर का, सी पॉइंट होगा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का और डी पॉइंट होगा बीओडी का। ध्यान क्या रखना है, बीओडी कम पॉल्यूशन कम, बीओडी हाई पॉल्यूशन हाई। ठीक है, सही ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑल डन।